हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी की एक टॉपिक जिसका नाम है संधि। हम संधि का आज अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी हिंदी की बात की जाती है, तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी की बात की गई होती है। तो आज हम इसको देखेंगे पूरे डिटेल से, बेसिक से। इसके बाद जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जो ट्रिक बेस पर होगी। उसकी सहायता से हम क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो देखते हैं कि संधि होती क्या है। तो लिखा गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों के मेल से, ठीक ना, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि संधि और समास को लेकर के, क्योंकि वहाँ समास में शब्दों के मेल से होता है और संधि में वर्णों के मेल से होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है विद्या धन अर्थी, तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब हुआ क्या, यहाँ विद्या का हम बड़ा आ और यहाँ अर्थी का छोटा आ, या दोनों मिल करके क्या बनते हैं? बड़ा आ का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या बनता है? विद्यार्थी। इसी प्रकार से शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। शिक्षा का बड़ा आ और अर्थी का छोटा आ मिल करके क्या बनता है? बड़ा आ बनता है, ठीक। तो ऐसे ही हम देखते हैं आगे चल करके कि संधि के भेद की बात करें। संधि के प्रकार या भेद कितने कितने होते हैं। क्वेश्चन जब भी बनता है संधि कितने प्रकार का होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, तो देखिएगा 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इनके बारे में हम एक एक करके एक एक वीडियो में आपको बताएंगे। एक वीडियो में आपको हम स्वर के बारे में, एक में व्यंजन के बारे में, एक में विसर्ग के बारे में। जब ये तीनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको तीनों का मर्ज करके एक वीडियो में लगभग 10-15 मिनट में ट्रिक की सहायता से बता देंगे कि संधि को हम देखते हैं कैसे। तो देखते हैं स्वर संधि होती क्या है। लिखा गया है, स्वरों के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जो हमारे 2 पद होते हैं, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, तो यहाँ भी स्वर होगा। यानी प्रथम पद के अंत वाला जो आपका वर्ण होगा वह भी स्वर होगा, और दूसरे पद के जो पहला वाला वर्ण होगा, ये दोनों क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। इनकी सहायता से जब विकार होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार या भेद। अब स्वर के भेद या प्रकार की बात कर लें तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि गिनती का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कितने भेद होते हैं? 5। अगर संधि की बात करें तो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अब स्वर की बात करें तो स्वर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक आपका होता है दीर्घ, ठीक। दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयाद संधि, ठीक ना। अब दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ में कौन कौन से वर्ण होते हैं आपको पता ही है। हमने आपको वर्णमाला कंप्लीट कराया, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक। तो देखिएगा दीर्घ की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक ना। मूल रूप से यही 3 जो है दीर्घ स्वर होते हैं और यही तीनों जो है दीर्घ संधि में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक ना। अब गुण संधि की बात करें तो गुण में क्या होता है? ए, ओ और री, इनसे विकार उत्पन्न होता है, ठीक ना। अब वृद्धि की बात करें तो ए और ओ, ये 2 वर्ण आते हैं, ठीक ना। यहाँ क्या हो गया, अगर आप पहचानने की ट्रिक तो हम ट्रिक वाले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं, लिखा गया है गुण वाले में लिखा गया है, अगर ऊपर बीच में, ठीक ना, बीच में जो मात्रा ए की लगी हो या फिर ओ की लगी हो या री की मात्रा लगी हो, ठीक ना, लगभग बीच में या तीसरे अक्षर पर, तो अधिकतर जो है आपका 95% जो होता है क्या होता है? गुण संधि ही होता है। इसी प्रकार से वृद्धि की भी बात कर लें, अगर 2 मात्रा या अ की मात्रा लगी हुई हो ऊपर हो तो जो है वहाँ वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार से यण की बात कर लेते हैं। यण में या और वा से विकार उत्पन्न होता है। अगर पहले आधे अक्षर हो तब यण संधि होता है। यानी आप देख पा रहे हैं या और वा के पहले कहीं भी आप देखेंगे या और वाह हो और इसके पहले अगर कोई आधा अक्षर हो, ठीक ना, तो वहाँ 100% श्योर है कि क्या होगा? यण संधि ही होती है। इसी प्रकार से अयाद संधि की देख लेते हैं। यदि तीनों अक्षरों के बीच में क्या हो? या वाह हो, तब जो क्या होता है? अयाद संधि होती है। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिएगा पहला लिखा गया है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करें, यहाँ लिखा गया यदि आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद
उसी के समान स्वर आ जाता है तो क्या होता है, दीर्घ स्वर वहाँ होता है। यानी आ जाए उसके दूसरे वाले पद में बड़ा आ जाए, या फिर यानी इसी के समान अगर कोई वर्ण आता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ठीक इसी प्रकार से ई आ जाए या बड़ी ई, और दूसरे वाले पद में ई या बड़ी ई आ जाए तो जो बनता है वो भी क्या बनता है, बड़ी ई ही बनेगा। यानी कहा गया है आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद इसी के समान कोई स्वर आ जाता है तो क्या बनता है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे प्रथम नियम लिखा गया है आ या बड़ा आ के बाद क्या बनता है, बड़ा आ, ठीक ना। या फिर पहले वाले पद में बड़ा आ जाए, दूसरे वाले पद में छोटा आ जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। या दोनों पदों में बड़ा आ जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनता है। ठीक ना। जैसे यहाँ लिखा गया है एग्जाम्पल शिक्षार्थी, तो आप देख पा रहे हैं शिक्षा का बड़ा आ और अर्थी में छोटा आ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं शिक्षा, छा पे क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी। इसी प्रकार से विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, ठीक ना, विद्या में बड़ा आ और अर्थी में छोटा। शिवालय, शिव धन आलय, इसमें आप देख पा रहे हैं छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से महात्मा, महाधन आत्मा, ठीक ना। इसी प्रकार से परमात्मा, परम धन आत्मा, यहाँ छोटा आ बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, बड़ा आ का निर्माण करते हैं। ठीक यहाँ अपवाद की श्रेणी में देख लेते हैं। अपवाद की श्रेणी में लिखा गया है सत्याग्रह, ठीक ना। तो सत्य धन आग्रह, यहाँ आपका छोटा आ और यहाँ आपका बड़ा आ मिलकर के क्या बनाते हैं, दीर्घ का निर्माण करते हैं। यह अपवाद इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पीछे बताया था या वा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है तो यहाँ वहाँ कौन सी संधि होती है, यहाँ हमने आपको भी बताया था, वहाँ होती है यण संधि। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद को विशेष ध्यान दिया। और आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं अपवाद को ही लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपवाद में क्या होता है, काफ़ी रिस्क होता है अपवाद वाले क्वेश्चनों में कि आप नियम को याद करके बैठे रहते हैं तो आप नियम से जो है दूसरा ऑप्शन टिक कर लेते हैं, जो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ लिखा गया है दैत्यरी, ठीक ना, दैत्य धन अरि। इसी प्रकार से लिखा गया है दिशांतर, दिशा धन अंतर। ठीक द्वितीय नियम की बात करते हैं तो ई या बड़ी ई के बाद क्या बनता है, बड़ी ई, या पहले वाले पद में बड़ी ई छोटी, दूसरे पद में छोटी हो जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई, या फिर जो है दोनों पदों में बड़ी ई हो जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। यानी क्या कहने का मतलब होगा कि दोनों में समान आना चाहिए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक ना। तो चाहे वो पहले दीर्घ दूसरे वाले में लघु हुआ है तब भी दीर्घ होगा, या दोनों में दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा, चाहे दोनों में लघु हुआ है तब भी दीर्घ ही होता है। अगर उदाहरण की बात करते हैं, लिखा गया है हरीश, हरिधन ईस बराबर हरीश, ठीक ना। अब यहाँ देख पाए छोटी ई है और यहाँ बड़ी ई है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से रविंद्र, रविधन इंद्र बराबर रविंद्र, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई दोनों में है और मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई। ठीक यानी दीर्घ ई का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कपीस, रवीश। ठीक तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम में क्या है, ऊ को लेकर के, चाहे दोनों में छोटा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा, चाहे एक में दीर्घ हो दूसरे वाले में लघु हो तब भी दीर्घ होगा, चाहे दोनों में दीर्घ हो तब भी दीर्घ ही होगा। ठीक अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, उनको देख लेते हैं। लिखा गया है गुरुपदेश, ठीक ना, तो गुरुधन उपदेश, तो यहाँ आपका देख गुरु उपदेश हो जाएगा। ठीक यहाँ क्या लिखा गया है, वधुत्सव, वधुधन उत्सव, तो यहाँ बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। ठीक लघुर्मी, ठीक ना, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है लघुत्तर, लघुधन उत्तर, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ ऊ। यह चारों के चारों एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसको आप विशेष करके देख लीजिएगा। यहाँ आपके एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे गए हैं, लघुर्मी, लघुत्तर, वधुत्सव या गुरुपदेश, यह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल आपके बनते हैं। अब दूसरे की बात कर लें तो दूसरा लिखा गया है गुण संधि। गुण संधि की बात करें तो आ और बड़ा आ के बाद, ध्यान दीजिएगा किसके, आ यानी पहले वाले पद में आ जाए या फिर बड़ा आ जाए, इसके बाद
ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या फिर री आता है तो जो है दोनों के मिलने से क्रम से इस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिएगा, पहले वाले पद में चाहे लघु आ आए चाहे दीर्घ आ जाए, लेकिन दूसरे वाले पद में अगर लघु ई और दीर्घ ई आ रही है तो क्या बनेगा, ए का निर्माण होता है। ठीक ना, किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार से छोटा आ या बड़ा आ जाए पहले पद में, दूसरे में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। दोनों आ के बाद री आए तो किसका होता है, अर होता है। ठीक, तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ए यानी एक मात्रा या फिर ओ की फिर या फिर री की मात्रा लगी होती है तो ट्रिक होता है कि एक अगर एक ऊपर एक चुरकी है या फिर ओ है, ठीक, या फिर री का चिन्ह लगा हुआ है, इन मात्राओं से क्या होता है 95% या 99% कुछ अपवाद की श्रेणी में आते हैं जिसको छोड़ दिया जाता है, बाकी 100% ट्रिक की सहायता से जो है हम इस तरीके से इसको जानते रहेंगे। यानी दीर्घ वाले में क्या होता है, बीचों बीच आपको जो है दीर्घ की मात्रा आएगी ही आएगी, चाहे वो बड़ा आ का हो, चाहे बड़ी ई की हो, चाहे बड़ा ऊ का हो। ठीक ना, वहाँ दीर्घ ही होगा। और गुण वाले में क्या होता है, गुण वाले में आपको ए की मात्रा चाहे ओ की मात्रा चाहे री की मात्रा लगी होती है, वहाँ आपका गुण ही होता है। ठीक ना, अब उदाहरण देख लेते हैं ए के नियम से लेकर के। सुरेंद्र, महेंद्र, सुरेश, नरेश, कमलेश, राकेश और रमेश। ठीक ना, तो आप देखेंगे सुरेंद्र को लेकर देख पा रहे हैं, सूर्यधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। ठीक ना, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या है, छोटा आ है और ई है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे आपका महेंद्र, तो महाधन इंद्र, तो यहाँ बड़ा आ और यहाँ ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए का निर्माण करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से सुरेश में यहाँ आपका लघु आ और दीर्घ ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। ठीक, और इसी प्रकार से रमेश में दीर्घ आ और दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। ओ की बात करें तो ओ का नियम देख लेते हैं। ओ में क्या हो जाएगा, महोदय, परोपकार, सूर्योदय, जलोन्मुखी, महोत्सव, चंद्रोदय। ठीक ना, तो आप देख पा रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। ठीक ना, दीर्घ आ और ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं, लघु आ और ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। ठीक ना, लघु आ और दीर्घ ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से ओ के नियम होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं अर की। ठीक, क्या लिखा गया, सप्तर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि। ये एग्जाम्पल आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये भी काफ़ी बार ये आपके पेपर में आए हुए हैं, तो इसका भी आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सप्तधन ऋषि, महाधन ऋषि, देवधन ऋषि, ब्रह्मधन धन ऋषि। तो यहाँ क्या है, पहले वाले पद में सब में क्या आ रहा है, लघु आ जा रहा है और दूसरे वाले में री आ जा रहा है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है, अर का निर्माण हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की बात करें, लिखा गया है यदि आ और बड़ा आ के बाद, किसके बाद, आ और बड़ा आ के बाद यदि ए, ऐ, ओ, औ ये चार स्वर आते हैं तो इनसे जो विकार उत्पन्न होता है वह निम्न प्रकार है। यानी दोनों पद, मतलब पहले वाले पद में आ या बड़ा आ आएगा ही आएगा। अगर वृद्धि संधि की बात की जाएगी तो पहले में क्या बनेगा, अगर आ के साथ ए या ऐ आ जाए तो उसका दीर्घ हो जाता है, यानी ऐ हो जाएगा। और आ के साथ यदि ओ या औ आ जाए तो उसका वृद्धि हो जाता है, यानी औ हो जाता है। ठीक ना, तो कह सकते हैं वृद्धि संधि की एक पहचान और है, ट्रिक वाले वीडियो हमको बताएंगे, यहाँ भी बता दे रहे हैं कि अगर दो मात्रा लगी हो ऊपर, ठीक ना, चाहे ऐ हो चाहे औ हो, तो वहाँ जो है 99% वृद्धि संधि ही होती है। ठीक ना, यहाँ ट्रिक लिखी गई है, अगर ऐ आ जाए या फिर औ आ जाए, ठीक ना, किसी शब्द में, तो वहाँ क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ लिखा गया है यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो वृद्धि संधि होती है। अब देख लेते हैं ऐ की बात की गई है, तो ऐ वाले नियम को देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है सदैव, तदैव, एकाएक। तो सदैव की बात करें तो लिखा गया है सदा धन एवं, तो सदा का मतलब दीर्घ आ और ए दोनों मिलके क्या हो गए हैं, ऐ, दीर्घ हो गया है, यानी दीर्घ मात्रा हो गई है। इसी प्रकार तदैव की बात करें तो तथा धन एवं, तो
तो क्या हो गया है, यहाँ दीर्घ आ और ए मिल करके क्या हो गया है, अय हो गया। इसी प्रकार से एकाएक में एक धन एक, तो क्या हो जाएगा, छोटा आ है और ए है, तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। मैत्यक, ऐश्वर्य, माहेश्वर्य, ये आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं मतधन एक, रमाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं हर्ष आ है और अय आया हुआ है, तो इसके साथ क्या हो गया है, अय हो गया है। ठीक, इस प्रकार से इसमें दोनों आप देख पा रहे हैं दीर्घ आ है और अय है और मिलकर क्या बने हुए हैं, अय बने हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं, औ की बात कर लेते हैं। औ में लिखा गया है वनौषधि, परमौषधि, परमौषध और महोजस्वी। ठीक, तो वन धन औषधि, वनौषधि, तो आ और औ मिलकर के क्या बने हुए हैं, औ हो गया है। ठीक, यहाँ परम धन औषधि, तो आ और ओ मिलकर क्या हुआ है, औ हुआ है। अब पहले वाले पद में देख पा रहे हैं हरस आ है और दूसरे वाले में ओ है, तो दोनों मिलके क्या बने हैं, औ का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से यहाँ महाओजस्वी, महोजस्वी में देखेंगे यहाँ दीर्घ आ है और ओ, दोनों मिलके क्या हो गए हैं, औ हो गए हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं, चौथा संधि है, चौथी संधि है यण संधि। ठीक ना, चौथी संधि है यण संधि। यण संधि में हम लोग को बताया है कि यहाँ या वा से अगर पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, ठीक ना, या और वा से पहले अगर कोई आधा अक्षर आ जाए, तो हाँ आपका 99% जो होता है वो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। कुछ ही केस में 1% में अपवाद की श्रेणी में आ जाता है, नहीं तो 99% यण संधि ही होती है। आगे देखते हैं संधि के नियम। संधि के नियम की बात करें, यदि इसमें कहा गया, यदि इसमें ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक ना, इनका आना तो अनिवार्य है, या छोटी ई या बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री तो आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर इनसे आता है तो इनसे निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको देख लेते हैं। लिखा गया है, यदि वा वर्ण के नियम के साथ देख लेते हैं, यदि ई या बड़ी ई के बाद आ जाता है, ठीक ना, ई या बड़ी ई के बाद यदि आ आता है तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक, आगे लिखा गया है, यदि ई या बड़ी ई के बाद आ का मेल होता है तो या हो जाता है। ठीक, ई या बड़ी ई के बाद यदि ऊ होता है तो यू हो जाता है, यानी या पे छोटा ऊ की मात्रा लग जाता है। यदि बड़ा ऊ होता है तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाता है। यदि ए होता है तो या पे ए की मात्रा लग जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमने देख लिया कि अगर ई या, इस प्रकार से हमने या का नियम देखा कि ई या बड़ी ई के बाद यदि आ आया तो या होगा। ठीक ना, यानी या ही बनता है, लेकिन अगर मात्रा की बात करते हैं, आ होगा तो या आ होगा, बड़ा आ होगा तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी, छोटा ऊ होगा छोटा की मात्रा लग जाएगी, बड़ा होगा तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी, ए होगा तो ए की मात्रा लग जाती है। अब वा वर्ण की बात कर लेते हैं। अब वा वर्ण में क्या है, पहले वाले पद में ऊ होगा, ठीक ना, चाहे हरस ऊ होगा चाहे दीर्घ ऊ होगा, उसके साथ यदि आ, छोटा आ, बड़ा आ या फिर ए आ जाए तो आ का वा हो जाता है। ठीक, और बड़ा आ का वा पे आ की मात्रा लग जाती है और ए का वा पे ए की मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ पर था, इस प्रकार से सेम यहाँ है, यानी अगर आ है तो सिंपल आ हो जाएगा, यदि बड़ा आ है तो वहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, अगर ए है तो वहाँ पे ए की मात्रा लग जाती है। ठीक, इसी प्रकार से री के नियम को देख लेते हैं। री का नियम क्या है, री होगा पहले वाले पद में, दूसरे वाले पद में दीर्घ आ होगा तो क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ री हो जाता है। तो नियम को समझ लिया है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले या से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखे गए हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा गया अत्याधिक, अत्याचार, प्रत्युपकार, न्यून, प्रत्येक। ठीक, इस प्रकार से अत्याधिक देखते हैं, अतिधन, अधिक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी ई है और यहाँ आ है, छोटी ई और छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से अत्याचार में अतिधन, आचार, तो यहाँ छोटी ई है और यहाँ दीर्घ आ है, इनके योग से क्या बनेगा, या, यानी या पे आ की मात्रा लग जाता है। ठीक ना, जैसे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आगे लिखा गया है प्रत्युपकार, यानी प्रतिधन उपकार,
तो यहाँ छोटी ई है और यहाँ ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे यू। में क्या है, यहाँ न्यून लिखा गया है, इसको विच्छेद करेंगे तो नी धन ऊन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं आधा, यहाँ इनके ई और ऊ के योग से क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक ना। और जो यहाँ वर्ण है उसका आधा हो जाएगा, ठीक, और जो ये वाला मात्रा है उसकी मात्रा लग जाती है और लास्ट वाला वर्ण हो जाता है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, न्यून। जैसे यहाँ लिखा गया है अत्यधिक, तो अति धन अधिक, तो यहाँ दिखाया गया है ये जो आधा ता है या आधा ता हो गया और ई और आ के योग से या का निर्माण हो गया है अत्यधिक। आगे लिखा गया है इत्यादि, यद्यप, ऊपरी, युक्त, ठीक ना, इत्यादि, इति धन, आदि, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके मोस्ट एग्जाम्पल हैं, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक ना। तो ऊपर युक्त का देख लीजिएगा, ऊपर धन युक्त या फिर ऊपर धन उक्त, ठीक ना, दोनों के दोनों सही हैं। तो आप इनको ज़रूर याद करके देखिएगा। जो हमने जितने एग्जाम्पल बताए हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ वाक्य की बात कर लेते हैं, वर्ण के उदाहरण। तो यहाँ लिखा गया है अन्वय, यहाँ लिखा गया है अन्वय, स्वागतम, अन्वेषण और स्वच्छ। तो अन्वय की बात करें तो अनुधन अय, तो ऊ और आ मिलके क्या बनाए हैं, वा, ठीक ना। तो अब यहाँ देखेंगे ऊ और या के आने से क्या बन गया है, वा बन गया है, और जो लास्ट वाला पहले पद का लास्ट वाला वर्ण था वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। और बाकी आगे वाला जो है वो आगे रहेगा और लास्ट वाला जो है वो लास्ट में रहता है, क्या हो जाएगा, अन्वय। इसी प्रकार से स्वच्छ की बात करें तो लिखा गया है सुधन अच्छ, ठीक। तो ऊ और आ के योग से क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा, और जो पहले वाला पद है वो क्या हो जाएगा तुरंत, यानी यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वो लास्ट में आ जाता है, तो हो जाएगा स्वच्छ, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया अन्वेषण, तो अन्वेषण को जब खंडित करेंगे तो अनुधन एषण, तो ऊ और ए मिलके क्या बना रहे हैं, वे वा बना रहे हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे एक ही मात्रा होगा, यानी जो मात्रा ऊपर है वह मात्रा लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ से आपका आगे आपका आ जाएगा आ, और यहाँ ऊ और ए के योग से क्या बनेगा, वा, और यहाँ जो वर्ण है वो उसका आधा हो जाएगा, और जो बाकी यहाँ जो मात्रा है यानी ए है तो ए की मात्रा हो जाएगी, और बाकी जो है शेष वैसे लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा अन्वेषण। तो चलिए त्रा वर्ण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, यानी पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, ठीक ना, मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो यहाँ री और आ के आने से क्या हो गया है, त्रा हो गया है, ठीक। इस प्रकार से मात्राज्ञा में भी हो गया है। अगला चलते हैं अयादि संधि की बात करते हैं। तो अयादि संधि में लिखा गया है कि लगभग देखिएगा 99% केस की बात कर लेते हैं अपवाद को छोड़ करके, तो ये अक्षर जो होते हैं तीन ही अक्षर के, अधिकतर 99% तीन ही अक्षर के अयादि संधि के शब्द बनते हैं। अब देखिएगा बीच में या फिर वा, यह भी अधिकतर आपको 99% देखने को इनके केस में मिल जाता है, और बीच में यानी दूसरा ही वर्ण ये होते हैं, क्योंकि तीन का होता है और बीच में ये दूसरा ही वर्ण होता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है ट्रिक की सहायता से कि एक, तीन और दूसरे स्थान पर या फिर वा मिलते हैं। तो नियम की बात कर लेते हैं, जहाँ पर या हो तो वहाँ पर ए या ए हो जाता है, यानी एक मात्रा या फिर ए की मात्रा हो जाती है, और जहाँ पर वा होता है वहाँ पर ओ या औ हो जाता है, यानी ओ या औ की मात्रा हो जाती है। अब देख लेते हैं कैसे होता है। या के नियम इधर लिखे गए हैं, या के नियम, और यहाँ वा के नियम। तो या के नियम देखिएगा, अधिकतर जितने वर्ण हैं तीन ही अक्षर के होंगे, नयन, गायन, गायक, गायिका, नायिका, शयन, चयन। तो निधन आयन, तो आप देख पा रहे हैं ना है, और हमने यहाँ लिखाया था ऊपर कि क्या होता है, अगर या है तो ए या आय होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ या है तो इस पे ना पे एक मात्रा ने और बाकी अन, ठीक है ना, क्योंकि या में आ भी है, तो ए और आ मिलके क्या बनाते हैं, या बनाएंगे, और उसके पहले ना है और उसके बाद में भी ना है, तो नयन हो जाएगा।
इस प्रकार से नायक में यहाँ दीर्घ आ है, ना पे दीर्घ आ है, तो ना तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नय धन अक, ठीक ना, नय धन अक। तो इससे अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ना का ना तो रहेगा रहेगा, अय और आ के योग से क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, और इससे क्या बनेगा, या, और लास्ट में क्या है, का है, तो क्या हो जाएगा, नायक। आगे देखते हैं गायक, तो सेम है, गायक में क्या हो जाएगा, गय धन अक, क्या हो जाएगा, गायिका, तो यहाँ ई है तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो गय धन इका, ठीक ना, गायिका, नायिका, नय धन इका, शयन, से धन ऐन। अब यहाँ क्या है, हरस आ है तो ए की मात्रा हो जाएगी, ठीक ना, दीर्घ आ होगा तो ए की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है चैन, तो चैन में चा में हरस आ है तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगी, चे धन अन, ठीक ना। जैसे यहाँ इसको अगर हम बनाना चाहेंगे, इससे एक शब्द बनाना चाहेंगे तो चा का चा रहेगा ही रहेगा, ठीक ना, ए और आ के योग से क्या बनेगा, या बनेगा, और लास्ट में ना है तो क्या हो जाएगा, चैन। अब देखिए यहाँ हम वा के नियम को देख लेते हैं, तो वा में भी 3 ही क्या है, वर्ण आए हुए हैं, पवन, भवन, भावुक, पवित्र, श्रवण, नाविक और धावक। तो यहाँ हमने आपको ऊपर बता दिया था कि वा हो तो वहाँ पर क्या होगा, ओ या औ होगा, यानी ओ की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। अब यहाँ लिखा गया है पवन, तो पवन के लिए क्या होगा, तो यहाँ हरस आ है, तो पवन का हरस आ है तो क्या हो जाएगा, एक की मात्रा हो जाएगी, पो धन अन, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पवन, ठीक। अब यहाँ भवन है तो सेम वही, क्या हो जाएगा, भो धन अन, तो क्या हो जाएगा, भवन, ठीक। अब यहाँ भावुक क्या है, अब अगला क्या है, भावुक है, तो भावुक में क्या हो जाएगा, अब यहाँ दीर्घ आ है, भाव धन उक बराबर भावुक, ठीक, क्योंकि यहाँ ओ, अब यहाँ क्या है, ओ है, और यहाँ क्या है, ऊ है, तो इनके योग से क्या बनेगा, वो आप पे छोटा की मात्रा हो जाएगा, और इसके पहले क्या है, भाव होगा और का होगा। यानी एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसे क्या होगा कि मतलब जब भी दोनों शब्दों को हम तोड़ते हैं, जब भी पूरे संध की बात कर लेते हैं, चाहे वो स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, ठीक ना, चाहे आपका विसर्ग हो, जब भी तोड़ते हैं किसी शब्द को, जो यहाँ शब्द बनता है, तोड़ने के बाद जो यहाँ पद आते हैं दोनों, वो एक निश्चित होने चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जो है उससे कोई भी अर्थ ना निकले, वो एक निश्चित बनेंगे, ठीक ना। उसको आप तोड़ने के बाद आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये शब्द बन रहा है, तभी वो आपका संधि विच्छेद जो होता है सही होता है, नहीं तो वह गलत हो जाता है। आगे इस प्रकार से लिखा गया है, पवित्र हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, धावक हो जाएगा, ठीक ना। अब धावक में बड़ा दीर्घ आ है तो क्या हो जाएगा, तो दीर्घ अ हो जाएगा, ठीक ना, और धन अक, तो क्या हो जाएगा, धावक। तो यहाँ धा का धा हो जाएगा, ठीक ना, अ है तो दीर्घ आ हो जाएगा, अब अ और आ के योग से क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, लास्ट में का हो जाएगा, क्या हो जाएगा। व्यंजन की बात बता दें तो व्यंजन में आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं नोट्स में पहले, कि आपको अगर अनुस्वार, ठीक ना, अनुस्वार मतलब अह वाला ऊपर वाला जो बिंदी होती है, यह अगर आपको किसी शब्द में लगा मिल जाए तो आप 100% श्योर हो जाइएगा कोई व्यंजन संधि ही है, ठीक ना। स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है, ये हमने नोट्स में यहाँ आपके लिए लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखा गया है कि व्यंजन संधि होती क्या है, उसकी डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिखा गया है कि व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या फिर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक ना। जब हम दो खंडों में तोड़ते हैं, जो एक खंड यहाँ होता है और एक खंड यहाँ होता है, तो यहाँ इसके लास्ट वाले पद में क्या होगा, या तो व्यंजन होगा या तो स्वर होगा, दूसरे वाले पद में या तो व्यंजन होगा या तो स्वर होगा। अब बात कर लेते हैं कि दोनों स्वर नहीं हो सकते, ठीक ना, दोनों स्वर नहीं हो सकते, एक स्वर होगा और एक व्यंजन ही होता है, ठीक ना।
अब यह कोई निश्चित नहीं है कि पहले वाले में व्यंजन आएगा कि दूसरे वाले में आएगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ एक नोट्स और लिखा गया है। नोट्स में लिखा गया है अगर कोई शब्द मिल जाए और उस शब्द में कोई 1.5 व्यंजन मिले, ठीक ना, यानी एक पूरा व्यंजन हो, उसके साथ क्या लगा हो, आधा व्यंजन और लगा होता है, तो वह 100% श्योर हो जाइएगा। एक तो आपका यण संधि होती थी, यण संधि की थोड़ा आप देखेंगे एग्जाम्पल कुछ दूसरा होता है, और व्यंजन संधि की एग्जाम्पल जो होती है दूसरे होते हैं, ठीक ना। वो क्या होते हैं, अगर 1.5 जो है वह लगे हुए हैं तो व्यंजन संधि होता है। अब यहाँ उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। लिखा गया है संसार, ठीक ना, संसार, संयोग, संपूर्ण और संरक्षक। तो आप देख पा रहे हैं, हमने बताया था यह जो ऊपर वाली नुक्ता बिंदी जो ऊपर लगी हुई है, यानी क्या, यह वाला ऊपर जो यह वाली बूंदी लगी होती है, ये 100% श्योर करती है कि यह व्यंजन संधि ही है। अब इसको हम तोड़ कर देख लेते हैं। क्या लिखा गया है, संसार, ठीक ना, क्या लिखा गया है, संसार। यह जो नुक्ता बिंदी होती है ऊपर जो होती है, इसका जो है मकार हो जाता है, यानी माँ में है चेंज हो जाता है। इसको विच्छेद करते हैं तो सम, यानी ये वाला जो होता है यहाँ हलंत लगा होता है, ये आधा होता है और दूसरा में सार, तो सम धन सार बराबर संसार। यानी यह जो माँ है, आधा माँ है, ये ना में, यानी मकार को नकार में हम चेंज कर देते हैं, नकार को मकार में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है संपूर्ण। तो संपूर्ण की बात करें तो यह जो आधा माँ है ये हो जाता है सम, ठीक ना, आधा माँ और धन पूर्ण बराबर क्या होता है, संपूर्ण, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है संयोग। संयोग की बात करें तो लिखा गया है संयोग। इसको जब तोड़ते हैं तो हमने बताया इस नकार को मकार में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा सम धन योग, ठीक ना, सम धन योग बराबर संयोग। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है संरक्षक। तो संरक्षक की बात करें, यह संरक्षक भी क्या होता है, सम धन रक्षक, ठीक ना, समधन रक्षक बराबर संरक्षक। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा नियम शुरू होता है व्यंजन संधि का। तो एक एक नियम को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो देखते हैं, क्योंकि इसके पहले जो अधिकतर जो क्वेश्चन बना करते थे वो स्वर संधि से ही बनते थे, लेकिन आजकल जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो ज़्यादा करके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से बन रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न चेंज हुआ है। तो अब देखिएगा, पहला देखते हैं ता संबंधित नियम। ता संबंधित क्या नियम है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला नियम है, यदि ता के बाद, ठीक ना, ता के बाद अगर ला आ जाता है, यानी पहले वाले पद में ता है, दूसरे वाले पद में स्टार्टिंग में क्या आ जाए, ला आ जाए, तो ता का आधा ला हो जाता है, ठीक ना। नियम बहुत सरल है, ता का क्या हो जाता है, आधा ला हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है तल्लीन, क्या लिखा गया है, तल्लीन। तो तल्लीन का जब हम विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, तत् धन लीन, ठीक ना, तत् धन लीन। तो देख पा रहे हैं यह ता और यहाँ ला है, इस ता का क्या हो जाएगा, तुरंत आधा ला हो जाएगा, तो हो क्या आ जाएगा, तल लीन, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तल्लीन। इस ता का ला में, आधे ला में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, तल्लीन। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है उत्लेख, ठीक ना, उत धन लेख, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। इस आधे ता का, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ता है और यहाँ ला है, तो क्या हो जाएगा, इस ता का आधा ला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। अगर आप इसका जो है विच्छेद करना चाह रहे हैं तो जहाँ से आधा ला लगा हुआ है वहीं से आप तोड़ देंगे, जैसे तत् और जो यहाँ पर ला है उसका ता कर देंगे, तो तत् धन लीन बराबर तल्लीन, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा उत, इसी ला का आधा ता कर देंगे और आगे आपका लिख देंगे उल धन लेख बराबर क्या हो जाएगा, उत धन लेख बराबर उल्लेख। इसी प्रकार से आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक ना, उल्लंघन, उल्लंघन, उत्धन लास, उल्लास, उत्धन लास, उल्लास। यह क्या लिखा गया है, खत धन लास, खल्लास। ये हो गए आपके ता से संबंधित कुछ नियम। दूसरा ता संबंधित कुछ नियम देख लेते हैं। ता के बाद यदि चा या छा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ता के बाद क्या आ जाए, चाहे चा आ जाए चाहे दूसरे पद में छा आ जाए, तो ता का आधा चा हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या होता है, ता का आधा चा हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है उत्धन चारण, क्या हो जाएगा, उच्चारण। इस ता का आधा चा हो गया है, ठीक। सतधन चरित्र, तो क्या हो जाएगा, सच्चरित्र।
ता के बाद यदि जा या झा आ जाए, ठीक ना, क्या आ जाए, पहले वाले पद में ता हो, दूसरे वाले में जा या झा हो, तो ता का क्या होता है, आधा जा हो जाता है। जैसे लिखा गया है सत धन जन, तो इस ता का क्या हो जाएगा, अब ता के बाद यहाँ जा है, तो इस ता का क्या हो जाता है, आधा जा हो जाएगा सज्जन। उत धन ज्वल, तो उज्ज्वल, ठीक ना। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यह उज्ज्वल काफ़ी बार आपके अशुद्धियों में पूछा गया है, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो ऊ के बाद जो है आधा जा और 2 बार आधा जा होता है और ला होता है, यह शुद्ध होता है, दोनों जा जो होते हैं आधा होते हैं, उज्ज्वल। आगे लिखा गया है उत धन छटिका, तो यहाँ ता का आधा जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्झटिका। इसी प्रकार से अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं, झा संबंधित नियम, ठीक ना। झा संबंधित नियम देखते हैं, तो लिखा गया है झा से पहले कोई क्या आ जाए, लघु स्वर आ जाए, यानी दूसरे वाले पद में क्या आएगा, झा आएगा। जैसे 2 पद है, इस दूसरे वाले में झा आएगा और पहले वाले पद में कोई लघु स्वर आएगा, दीर्घ स्वर नहीं, लघु स्वर आएगा, छोटा यानी ह्रस्व। तो इस झा के पहले क्या हो जाता है, आधा चा हो जाता है, यानी छा तो रहेगा, छा से ठीक पहले आधा चा हो जाता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा गया है अनुधन छेद, तो अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। तो यहाँ हमने देखा, नियम पढ़ा कि अगर छा है और छा से पहले कोई क्या आया हुआ है, स्वर आया हुआ है, और स्वर कैसा है, लघु है, तो लघु स्वर है, छोटा ऊ है, तो इस स्वर का, ठीक ना, इस स्वर यानी यह जो है स्वर की सहायता से क्या होता है, आधा चा हो जाता है। यानी ये जो पहला पद है और अंतिम वाला पद है, दोनों पद सेम रहते हैं, लेकिन इनके बीच में जहाँ ये प्लस का निशान लगा है, इसकी जगह पर आधा चा का प्रयोग हो जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ लिखा गया था अनुच्छेद, तो अनु जो है पूरा रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह था यहाँ आधा चा हो जाएगा और छेद को छेद लिख देते हैं, हो जाएगा अनुच्छेद। यह नियम काफ़ी सरल नियम है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे लिखा गया है विधन छेद, विच्छेद, यानी इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा और आपका हो जाएगा विच्छेद। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है परिधन छेद बराबर परिच्छेद, इस जो है प्लस की जगह खाली चा हो गया है, यानी ह्रस्व स्वर है और यहाँ क्या है, छा है, इनकी सहायता से आधा चा हो गया है, ठीक। इसी प्रकार से स्वाधन छेद बराबर स्वच्छेद, ठीक। आगे चलते हैं, आगे कुछ नियम है, इसको देख लेते हैं। तो जो अगला नियम है, लिखा गया है वर्ग के पहले वर्ण के 5वें वर्ण में बदलना, यानी जो वर्ग का पहला वाला वर्ण होगा, ठीक ना, पहला वर्ण यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो पहला वाला वर्ण होगा उसको जो है 5वें वर्ण में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी का रहेगा तो अंगा हो जाएगा, इस तरीके से जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ आगे लिखा गया है, अब देखिएगा, का से लेकर के माँ तक कौन सा होता है, वर्गीय व्यंजन। हिंदी हम आपको वर्णमाला की बात करें तो का से लेकर माँ तक वर्गीय व्यंजन, उनकी संख्या टोटल 25 होती है, मूल रूप से उनकी संख्या 16 होती है, जो इतने काउंट होते हैं, एक पद में 4 और 4 लाइन 4 चौक 16 होती है, ठीक। इसी को वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है और इसी को स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम चलते हैं, आगे लिखा गया है यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक ना, का, चा, टा, ता, पा, ठीक ना, का मेल किसी अनुनासिक का मतलब पंचमाक्षर अक्षर जो होता है, वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है, ये 5वें अक्षर जो होते हैं, इन्हीं को अनुनासिक या फिर पंचमाक्षर अक्षर भी कहते हैं। अर्थात 5वें वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है ना, अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं ये इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ नोट में लिखा गया है में परिवर्तन इस प्रकार होता है, ठीक ना, वर्णों में परिवर्तन इस प्रकार होता है, जो नियम हमने ऊपर पढ़ा उसमें परिवर्तन कैसे होता है, इस प्रकार होता है, नियम की सहायता से हम देख लेते हैं। यानी अगर ये 5 वर्ग के पहले अक्षर लिखे गए हैं तो 5 वर्ग के 5वें अक्षर में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी प्रथम वर्ण 5वें वर्ण में कन्वर्ट होता है। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा गया है तत् धन मय, ठीक ना, क्या लिखा गया है, तत् धन मय। तो हमने बताया कि ये देख पा रहे हैं ता जो है ये कौन सा है, पहला ता वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत माँ में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब देखिए ता में हलंत लगा हुआ है, इसलिए जो वर्ण आएगा वो जिसमें चेंज होगा वो भी क्या होगा, आधा होगा, ठीक ना। तो तत् धन मय बराबर तन्मय, ठीक ना। अब यहाँ मय था, यहाँ ता था, इस ता का
आधा ना हो गया, क्योंकि ता वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वह ना होता है। आगे चलते हैं, लिखा गया है उत्धन मुख, तो क्या हो जाएगा उन्मुख, ठीक ना। इस ता का ना में कन्वर्ट हो जाएगा, ता पहला है तो पाँचवें में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ही वर्ग के, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अपने ही वर्ग के पाँचवें अक्षर में वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे लिखा गया है जगत धन नाथ, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ, ता जो है ना में चेंज हो जाएगा और ता में हलंत है तो ना भी आधा होगा। वाक धन मय, क्या हो जाएगा वांग्मय, का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है वांग्मय का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा सही है, ठीक ना। तो कभी कभी यहाँ गा का चिन्ह लगा होता है, ठीक ना, या कभी कभी गा में इस तरीके से अंगा लगा होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वाकधन मय बराबर वांग्मय, ठीक ना। हिंदी और संस्कृत दोनों में एक क्वेश्चन संधि में पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग का पहला वर्ण जो होता है वह तीसरे में कब परिवर्तित होता है। जैसे हमने पीछे देखा कि वर्ग का पहला पाँचवें में परिवर्तित हो रहा था, अब यहाँ हम देखेंगे वर्ग का पहला वर्ण जो है वह जो है तीसरे में किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो यहाँ लिखा गया है यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक ना, यानी का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर, ध्यान दीजिएगा, किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से हो, ठीक ना, या जो है तीसरे चौथे, पहले तो या तो किसी स्वर से हो जाए मेल, या फिर जो है तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, ठीक ना, या फिर अंतस्थ से हो जाए, यानी यारा लावा से हो जाए, तो इसमें जो एक वर्ण से हो तो, ठीक ना, यानी इनसे हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो आपके पांचों वर्ग के पहले वर्ण हैं, यह जो है इनका मेल या तो किसी स्वर से हो जाए, या फिर जो है तीसरे और चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर जो है किससे हो जाए, या तो अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, जिसको कहा जाता है यार अलावा जिनकी संख्या 4 होती है। तो जो इनका परिवर्तन होता है इस वाले का, पहले वाले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वाले अपने ही वर्ग के तीसरे वाले वर्ण में इनका परिवर्तन हो जाता है। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम समझ लेते हैं। तो लिखा गया है पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। कैसे होता है, पहला है और तीसरे में हुआ, इस पहले का जो है मेल किसी स्वर से या तो हो जाए, ठीक ना, या तो जो है यारा लावा से हो जाए जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या फिर जो है तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट होते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम समझ लेते हैं। सत धन गुण बराबर सद गुण। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ता है और ता पहले अपने वर्ग का पहला वर्ण है, यानी ता वर्ग का पहला वर्ण है ता, तो यह जो है, और इधर हम क्या देख पा रहे हैं, इधर क्या आया हुआ है, इधर जो है तीसरा वाला वर्ण आया हुआ है, ठीक ना, गा, तीसरा वाला वर्ण आया हुआ है गा, ये किस में चेंज होगा, सत धन गुण बराबर अपने ही, ता था दा, ठीक ना, इसका तीसरा वर्ण क्या है, दा है, यह दा में कन्वर्ट हो जाएगा, हो क्या जाएगा, सद गुण, ठीक ना, यहाँ दा में हलंत लगेगा, हो जाएगा सदगुण। इसी प्रकार से उत धन देश से, तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य, ये ता चेंज होगा दा में अपने ही तीसरे में, तो दा में हलंत लगेगा, हो जाएगा उद्देश्य, ठीक ना, बाकी सब सेम रहते हैं। इसी प्रकार से दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, इसी प्रकार से कप धन जा बराबर कब्ज, दिक धन गज बराबर दिग्गज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है आपका, यह काफ़ी बार पूछा गया है, दिग्गज का संधि विच्छेद दिक धन गज होगा और दिक में का में हलंत लगाएगा, और आगे लिखा गया है दिक धन अंत दिगंत, ठीक ना, इसका का गा में कन्वर्ट होगा, और यहाँ जो आप पे जो बूंदी लगी थी ऊपर बूंदी लग जाएगी। वाक धन ईस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका शब्द है, काफ़ी बार यह पूछा गया है, इसलिए इस दोनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। और ये आपका सदगुण जो है ये भी इम्पॉर्टेंट शब्द आपका है, तो वाक धन इस बराबर वागिस। अच्छा, आपको तोड़ना अगर हो, यानी आपको यह मिल जाए और इसका संधि विच्छेद पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ हलंत लगा है वहाँ से आप तोड़ दीजिए। जैसे हम बात करें वागिस की, तो हम लिखेंगे वाक्य, क्योंकि ये गा तीसरा है और तीसरा किससे चेंज हुआ है, पहले वाले वर्ण से, तो वाक धन ईस।
बराबर वागीश, ठीक ना, क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई हो जाएगी और सा लास्ट में। बात करें सतगुण की तो सा है और क्या है, दा है, और दा किस वर्ग का है, ता वाले वर्ग का है, और ता का पहला वर्ग ता हो जाएगा, सत धन गुण है तो क्या हो जाएगा, गुण, सतगुण। तो आइए देखते हैं विसर्ग क्या होता है। इसके पहले हमने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बता दिया है, आज हम विसर्ग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, ठीक ना, पहली बात हमने देखा कि विसर्ग के बाद क्या आता है, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक ना। यानी हमने क्या कहा, आपको पता है कि दो पार्ट होंगे, ठीक ना, दो पद होगा, एक में आपको जो है यहाँ विसर्ग आएगा और दूसरे वाले पद में स्वर या व्यंजन आएगा, ठीक ना। तो ऐसे आने के बाद जो इनसे विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगी। तो चलते हैं आगे। तो आइए नियम को देख लेते हैं। नियम लिखा गया है, यदि विसर्ग से पहले आया बड़ा आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, ठीक ना, क्या लिखा गया है, इन दोनों आ को छोड़ करके इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए और बाद में, ठीक ना, और बाद में बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, ठीक, अथवा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए या अलावा इनमें से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का रा, ठीक ना, और रा कौन सा होगा, ऊपर वाला जो रा होता है वह हो जाता है। तो आइए इनको एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या नियम लिखा गया है। नियम में यही लिखा गया है कि आया पहले वाले पद में आया दीर्घ आ को छोड़ करके इनके अलावा कोई स्वर आ जाए, ठीक ना, और इसके बाद, ठीक ना, पहले वाले पद में इन दोनों के अलावा कोई स्वर आ जाए और इसके बाद जो है दीर्घ आ जाए या फिर ई या दीर्घ ई, ऊ या दीर्घ ऊ, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक ना, क्या आ जाए, वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन यानी यारा लावा आ जाए, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, इनमें से कोई भी एक दूसरे पद में आ जाएगा तो विसर्ग का, जो विसर्ग का चिन्ह होता है उसका लोप हो जाएगा, उसकी जगह रा यानी ये ऊपर वाला रा हो जाता है। तो यहाँ ट्रिक से भी लिखा गया है विसर्ग, यानी विसर्ग का आपको चिन्ह पता है, ये आपको विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग का रा यानी रा का विसर्ग हो जाता है, ठीक ना। क्या लिखा गया है, विसर्ग का रा या फिर रा का विसर्ग हो जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से काफ़ी अच्छे से आपको हम समझा पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है आशीर्वाद, तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो आशी धन वाद, ठीक ना, आशी धन वाद। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ विसर्ग है और यहाँ क्या है, वाह है, ठीक ना, अंतस्थ वाले में से एक आया हुआ है वाह, और यहाँ क्या है, आया दीर्घा को छोड़ करके क्या अन्य स्वर आया हुआ है ई। तो यहाँ जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ऊपर वाला रा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, आशीर्वाद, ठीक ना, ऊपर वाला रा लग गया। इसी प्रकार से अगर यह हमको दिया गया है और इससे जो है हमको एक शब्द बनाना है, ठीक ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को हटा देंगे, यहाँ विसर्ग को सिर्फ हटाएंगे और क्या हो जाएगा, रा का चिन्ह ऊपर वाला लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ से हमको यह विग्रह करना है तो क्या करेंगे, आशीर लिखेंगे, ठीक, उसके बाद विसर्ग लगाएंगे प्लस उसके बाद क्या कर देंगे, वाद, सिर्फ जो है इस रा को गायब करेंगे, यह रा जो है ई और वा से मिलके बना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है निधन बल बराबर निर्बल, इस विसर्ग का क्या हो गया, रा हो गया, ठीक, दुर्धन बल दुर्बल, निधन विकार निर्विकार, ठीक ना, इस विसर्ग का रा हो गया क्योंकि यहाँ ई आई थी और यहाँ वा आया था, ठीक। इसी प्रकार का निधन धन निर्धन, निधन आशा निराशा, निधन उत्तर निरुत्तर, निधन उद्देश्य निरुद्देश्य, ठीक। इसी प्रकार से निधन वाचन निर्वाचन, ठीक ना, पुनः धन जागरण पुनर्जागरण, ठीक। तो यह नियम आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ एक ट्रिक लिखी गई है और ट्रिक में लिखा गया है यदि आधे, ठीक ना, आधे आधे क्या आ जाए, सा, यानी तीनों सा जो हैं वो आधा आए
तो विसर्ग संधि होती है 100%। यानी कोई भी शब्द आपको ऐसा लिखा मिल जाए और उसमें बीच में यह जो है अगर तीनों सा जो हैं आधे लिखे गए हैं तो 99% वह कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि ही होगी। ठीक ना, हमने क्या कहा, ट्रिक में लिखा गया यदि आधा आधा कोई भी सा आ जाए, ठीक ना, आधा सा किसी भी शब्द के बीच में या कहीं पर आधा सा मिल जाए तो आधा सा देखते ही आप तुरंत क्या लगाएंगे, विसर्ग संधि। ठीक ना, क्या लगाएंगे, विसर्ग संधि। तो देख लेते हैं ट्रिक लिखी गई है, जो ट्रिक अभी हमने बताया कि सा कैसे बनता है। तो सा कैसे बनता है उनको देख लेते हैं। तो पहले वाले पद में क्या आ जाएगा, कोई भी लघु स्वर आ जाएगा। ठीक ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये आपके लघु स्वर आ जाएं और बाद वाले दूसरे वाले पद में चा आ जाए या सा आ जाए या फिर घा आ जाए, तो इनके योग से क्या बनेगा, बड़ा सा आधा बनता है। दूसरा लिखा गया है ई या ऊ आ जाए और दूसरे वाले पद में का खा या फिर टाठा या फिर पाफा आ जाए। ठीक, तो इनके योग से भी क्या बनेगा, खट्टी सा बनेगा, वो भी क्या होगा, आधा खट्टी सा होगा। ठीक ना, इसी प्रकार से तीसरी लाइन लिखी गई है। तीसरे में लिखा गया है कोई भी स्वर हो। ठीक ना, पहले वाले पद में कोई भी स्वर हो और बाद वाले में ताथा या फिर छोटा सा आ जाए तो जो है जो विकार उत्पन्न होगा वह छोटा सा के रूप में बीच में आ जाता है। तो हमने क्या कहा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक ना, लघु स्वर आ जाए और दूसरे वाले पद में चा, घा और बड़ा सा आ जाए तो जो इनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बड़ा सा रहेगा लेकिन आधे में। ई या ऊ आ जाएगा पहले वाले पद में, दूसरे वाले में का हो, खा हो और चाहे टाठा हो चाहे पाफा हो, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा खट्टी सा होगा, वो भी कैसा होगा, आधे में। पहले पद में कोई भी स्वर आ जाए, दूसरे वाले में ताथा या फिर छोटा सा आ जाए तो जो इनसे विकार उत्पन्न होता है वह छोटा सा होगा, बीच में होगा और लेकिन आधा होगा। चलिए इन सभी नियमों को हम अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से कवर करते हैं। तो यहाँ उदाहरण लिखा गया है, आपका एग्जाम्पल है हरिश्चंद्र। ठीक ना, क्या लिखा गया है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को जब भी तोड़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तोड़ते समय जो बीच में आपको सा दिख रहा है वहाँ से ही आप खंडित करिए और उस सा को हटाइए और मात्र पहले वाले पद में क्या लगाइए, विसर्ग लगाइए लास्ट में और दूसरे वाले पद को सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए। इसे लिखा गया हरिश्चंद्र। तो आप जब इसका विच्छेद करेंगे, हरि, ठीक ना, हरि धन चंद्र, ठीक ना, हरि धन चंद्र हो जाएगा हरिश्चंद्र। इसी प्रकार से लिखा गया है अनिश्चय। अनिश्चय को जब विग्रहित करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अनि धन चय। ठीक ना, ये जो बीच में सा है, बड़ा सा आधे में है, इसको गायब करेंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, विसर्ग। और जब आप इस यहाँ से आपको यह बनाना होगा तो इस विसर्ग को हटाएंगे और लगाएंगे, और यहाँ आप क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई है और यहाँ क्या है, चा है। ठीक ना, तो आप क्या लगाएंगे, बड़ा सा, वो भी आधे में। इसी प्रकार से यहाँ निश्चय, निधनचय, निष्फल, निधन फल, निष्ठुर, निधन ठुर, दुष्कर्म, दुधन कर्म। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह शब्द आपका बनता है। ठीक ना, यह काफ़ी बार पूछा गया है, दुष्कर्म का संधि विच्छेद, तो दुधन कर्म होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। दुशासन, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, यह भी कई बार आपका आया हुआ है एग्जाम में। दुशासन तो दुधन शासन। ठीक ना, क्या है, दुधन शासन। यानी ये जो बीच में सा थे, इन सा को गायब करेंगे और इनकी जगह पर क्या लगाएंगे, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे और प्लस का चिन्ह लगाकर शेष पद को बाद में लिख देते हैं। ठीक, तो आगे फिर देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। लिखा गया है नियम, यदि विसर्ग से पहले, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले यदि छोटा आ हो या फिर बड़ा आ अथवा तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण आ जाए, ठीक ना, या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए या अलावा, इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक ना, क्या होता है, विसर्ग का ओ होता है। तो यहाँ नियम में लिखा गया है, विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ हो, ठीक ना, अथवा या तो अंतस्थ व्यंजन हो, ठीक ना, या अलावा, ठीक ना, या फिर तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या होता है, ओ हो जाता है। इस नियम को आइए एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ ट्रिक भी लिखी गई है, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, और कब होता है हमने पीछे पढ़ लिया। तो यहाँ 60 ट्रिक में लिखा गया है, एक जो ओ का चिन्ह, ओ की मात्रा लगी होगी, उसके बाद जो है तीसरा चौथा पाँचवा या फिर यारा लावा या फिर हा हो तो इसका क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। क्या है, मनः धन, मनः धन जा बराबर मनोज।
ठीक ना। तो क्या हो गया, जैसे मनोज लिखा गया था, ठीक, जैसे मनोज लिखा है, तो मनोज लिखा है तो आप देख पा रहे हैं बीच में ओ की मात्रा है, तो जहाँ ओ की मात्रा है वहाँ से ही हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे। तो आगे वाला पद जो है क्या हो जाएगा, मन, ठीक, और दूसरा वाला पद क्या हो जाएगा, जा, ठीक। तो क्या हो गया, मनोज। इसी प्रकार से मन धन हर बराबर मनोहर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, मन धन हर बराबर मनोहर, क्योंकि यहाँ विसर्ग है, इससे पहले क्या है, आ है, ठीक ना, ह्रस्व आ है, और इसके बाद जो है क्या लिखा गया है, हा लिखा गया है। हमने बताया कि हा आ जाए तो जो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मात्र ओ हो जाता है, ठीक ना। मन लिखा गया है, हर लिखा गया है, बस विसर्ग की जगह पर क्या हो गया, ओ की मात्रा लग गई है। इसी प्रकार से यशा धन दा बराबर यशोदा, सरह धन जा बराबर सरोज, मन धन बल बराबर मनोबल, मन धन रथ बराबर मनोरथ, मन धन रमा बराबर मनोरमा, ठीक ना। तो हमने आपको बताया ये विच्छेद है, इसको हम जो है मात्र जब एक शब्द का निर्माण करेंगे तो विसर्ग का ओ का चिन्ह लगा देंगे, और अगर ये हमको दिया गया शब्द इसको तोड़कर हमको जो संधि विच्छेद करना है तो ओ से तोड़ेंगे, ठीक ना। जहाँ ओ का चिन्ह लगा हुआ है इसको तोड़ करके वहाँ विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे, फिर प्लस लगाकर बाद वाले जो शेष हमारे वर्ण बचे हुए हैं या शेष पद जो बचेगा दूसरा उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा गया है वर्ग जो है 5 हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक ना, और पाँचों के पाँचों वर्ण लिखे गए हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है इन 3 की बात की गई थी, ये तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ आ जाए या हा आ जाए, ठीक, तो जो है ओ हो जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा गया है, मन धन योग बराबर मनोयोग, ठीक ना, यशा धन मति बराबर यशोमति, ठीक। ऐसे ही तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं, यहाँ भी लिखा गया है विशेष नियम, ठीक ना। क्या लिखा गया है, विशेष नियम लिखा गया है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब कैसे लुप्त होता है इसको समझ लेते हैं। विसर्ग कैसे लुप्त होता है, लिखा गया है यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, रा हो, ठीक ना, विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले स्वर दीर्घ हो जाता है, ठीक ना। उससे पहले स्वर कैसा होता है, दीर्घ हो जाता है। यानी लिखा गया है विसर्ग का लोप होता है, और कैसे होता है, यदि विसर्ग के बाद रा आ जाए, ठीक ना, तो विसर्ग का लोप होगा और उससे पहले जो स्वर हो उस स्वर का दीर्घ हो जाता है। लघु स्वर है और परिवर्तित होगा दीर्घ में यदि विसर्ग के बाद रा आ जाएगा। तो यहाँ इसको एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है निह धन रोग बराबर निरोग। तो देखिएगा लिखा गया है निह धन रोग, तो निह धन रोग की बात करेंगे तो यह जो देखेंगे यहाँ विसर्ग का चिन्ह है और उसके बाद क्या आया हुआ है, रा आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ विसर्ग है और यहाँ क्या है, रा है। तो हम जो है इस विसर्ग को हटाते हैं, इस जो है विसर्ग के पहले जो भी मात्रा लगी है इसका हम दीर्घ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, निरोग, ठीक ना, क्या हो जाएगा, निरोग। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है निह धन रस बराबर नीरस, ठीक ना, विसर्ग है और रा है तो नी का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी छोटी की जो हो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, तो क्या बनेगा आपका नीरस, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है निधन रज बराबर नीरज, वही सेम कंडीशन। इसके बाद लिखा गया है धीधन रज बराबर धीरज, ठीक ना। तो यहाँ जो छोटी ई थी उसकी दीर्घ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर लें जहाँ पर हिंदी टॉपिक की बात की जाती है वहाँ पर जो है समाज टॉपिक काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक ना। यहाँ से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जब भी हिंदी सिलेबस की बात की गई होती है। तो आइए समझ लेते हैं समास होता क्या है, ठीक ना, समास के भेद कितने हैं, मूल रूप से भेद कितने हैं, ठीक ना, किसकी उत्पत्ति किस समास से की गई है, ठीक। इस प्रकार से अनेक यहाँ पर जो है अपवाद भी होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आज के एग्जाम में ट्रेंड ही बन गया है कि अपवाद को पूछ लेगा, वह होगा किसी और का, आपका जो है अपवाद उसका नियम कुछ और का लगेगा जिसका आप आंसर मार देते हैं और हो जाता है गलत। तो आइए हम चलते हैं समास की तरफ, तो देखते हैं समास का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखा गया है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या
संक्षिप्त, ठीक ना। यानी समास का मतलब होता है किसी भी शब्द को संक्षिप्त में करना या फिर उसका जो है संक्षेपीकरण कर देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। या फिर उसको जो है घटा करके लिख देना या उसको कम करके लिख देना ही क्या होता है, समास होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, राजपुत्र, ठीक ना। यह राजपुत्र क्या है, यह जो है समास यानी संक्षिप्त करके लिखा गया है। इसका अगर विस्तृत रूप देखें तो क्या होता है, राजा का पुत्र, ठीक ना। क्या होता है, राजा का पुत्र। तो इस तरीके से जो है राजा के अगर पुत्र की बात कर लें, यह हो गया शब्द, ठीक ना। इसी को जो हमने समास के शब्द के रूप में लिखा तो हमने क्या लिखा, राजपुत्र। तो इसी इतने बड़े शब्द को जो है, वाक्य को जो है हमने इतने छोटे शब्दों में लिख दिया, यही क्या कहलाया, संक्षेपीकरण, ठीक ना। अब यहाँ अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं, यहाँ परिभाषा में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि कुछ लोग जो है संधि और समास को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कब समास होता है और कब जो है संधि होती है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक, ठीक ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, ध्यान दीजिएगा, शब्दों के मेल से नए जो है सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, जो आपकी संधि में होता है, संधि में क्या आते हैं, वर्ण या अक्षर की बात की गई होती है, और यहाँ पर जो है शब्द की बात की गई होती है। तो शब्द जहाँ आए वो समास की डिफिनेशन है, और वर्ण जहाँ आए वो संधि की बात की गई होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देख लेते हैं समास के कितने भेद होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह रखता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो उसका आंसर हमें क्या देना है, इस बात को जो है हम ध्यान में रखते हुए आपको यह टॉपिक क्लियर कराएंगे। इसी टॉपिक की नहीं, जितनी भी हिंदी के टॉपिक हैं, सारे टॉपिकों में हम आपको यह बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक ना, ऑप्शन के हिसाब से। यह जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इसके अगर भेद की बात कर लें तो समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं, 6 हैं। अब देखिएगा, प्राचीन समय में जो विद्वान थे उन्होंने समास को 4 भेद ही बताया था, ठीक ना। उन्होंने समास के 4 भेद बताए थे, लेकिन जो वर्तमान में विद्वान आए उन्होंने जो है समास का 6 भेद बताया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन बने कि समास के मूल भेद कितने हैं, वो कितने हैं, 4 हैं, कुल भेद कितने हैं, 6 हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, अब कौन कौन से मूल थे, कौन कौन से जो है आपके टोटल की बात की जाए तो इस समय जो 6 आपके समास होते हैं वो तो टोटल है ही। अब देखिएगा, यहाँ ट्रिक लिखी गई है, अब तक दादा, ठीक ना, ट्रिक है याद करने के लिए। अब तक दादा, आ से हो गया अव्ययी भाव समास, बा से हो गया बहुब्रीहि समास, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और का से हो जाएगा कर्मधारय, और दा से हो जाएगा द्वंद्व, और दूसरे दा से हो जाएगा द्विग समास। इस प्रकार से आपके जो टोटल कितने समास हैं, 6 समास हो गए। अब 4 समास की बात कर लें, वह 4 समास पहले कौन से थे जो प्राचीन समय में विद्वानों ने माना था, तो आपका अव्ययी समास था, बहुब्रीहि समास था, तत्पुरुष समास था, और साथ ही साथ जो है आपका द्वंद्व समास भी था। लेकिन जो प्राचीन में जो 2 समास जुड़े हैं, कौन कौन से, कर्मधारय और कौन से, द्विग समास को जोड़ा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन यह पूछ लेता है कि कर्मधारय समास की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो कर्मधारय की उत्पत्ति मानी जाती है किससे, तत्पुरुष से, ठीक ना। और द्विग समास की उत्पत्ति मानी जाती है कर्मधारय से। इस प्रकार से द्विग और कर्मधारय दोनों को जो है तत्पुरुष का ही भेद माना जाता था पहले। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। कर्मधारय समास की उत्पत्ति कहाँ से होती हुई है, तत्पुरुष से। द्विग समास की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कर्मधारय से, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, अब एक एक को जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि डिफिनेशन के साथ, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा, लिखा गया है द्वंद्व समास। पहले की बात कर लें तो लिखा गया है द्वंद्व समास। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो लिखा गया है समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन में कहा जाता है किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह लगा होता है, या फिर जो है और शब्द आया होता है, या फिर यह शब्द आया होता है, वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। पहली बात क्या हो गया कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, किसके, द्वंद्व समास के। दूसरा, अगर पहचान की बात कर लें तो बीच में देखेंगे दोनों शब्दों के बीच में क्या लगा होता है, या तो योजक चिन्ह लगा होगा, या फिर और आया होगा, या फिर यह शब्द आया होगा। इससे आप तुरंत बताएंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ ट्रिक के रूप में ऐसा लिखा ही गया था, योजक चिन्ह होगा, या फिर और होगा, या फिर या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह जहाँ लगा होगा
उसके जो इधर वाला शब्द होगा और इधर वाला शब्द होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। आज के समय में ट्रेंड ही बन गया है कि आपको इस तरीके से दे देगा, जब आपने पढ़ रखा है बीच में योजक चिन्ह होता है और दोनों शब्द जो है विपरीत ना दे करके सेम शब्द देता है, और आपने परिभाषा के अनुसार आप जो है द्वंद्व समास तुरंत लगा देते हैं और वो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्द क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, इसको जो है एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, तो क्या लिखा गया है, दिन रात, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं दिन और रात, ठीक ना, या फिर क्या कह सकते हैं, दिन या रात, ठीक ना, यह हो गया। अब यहाँ दिन और रात और दिन या रात में यहाँ जो है द्वंद्व समास के कुछ और प्रकार होते हैं, इतने डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये क्या होता है, यह वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, ठीक ना। यहाँ वैकल्प मतलब विकल्प चुना गया है, दिन होगा या रात होगा, दिन होगा या रात होगा, ठीक ना। यह शब्द आया नहीं, क्या हो गया, वैकल्पिक जो है आपका द्वंद्व समास काउंट होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है माता पिता, इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है माता पिता, जैसे हम कह सकते हैं माता और पिता, आगे पीछे, आगे या पीछे, ठीक ना, देश विदेश, देश या विदेश, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। अब यहाँ देखिए धर्माधर्म को जो है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ जब पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, धर्माधर्म, ठीक ना, एक ही में जोड़ के पूछा जाता है धर्माधर्म। आप समझ नहीं पाएंगे कि ना तो बीच में इसके जो है या चिन्ह आया हुआ है, ना ही बीच में इनके योजक चिन्ह आया हुआ है, ना ही जो है इनके बीच में और शब्द आया हुआ है। लेकिन आप जब भी देखिएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है धर्माधर्म, क्योंकि इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, धर्म और अधर्म, ठीक ना। तो इस प्रकार से यह जो है द्वंद्व समास की श्रेणी में काउंट किया जाता है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से लिखा गया है दुख सुख, रुपया पैसा, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ तमाम एग्जाम्पल लिखे गए हैं, यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दाल भात, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है दाल रोटी, यह भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है 75, ठीक, 99। तो यहाँ जो है आपके जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं सबके सब यहाँ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार से जब भी देखिए दाल भात यानी दाल और भात, या दाल या भात, यहाँ देखिए लिखा गया है दाल रोटी यानी दाल और रोटी। अब होता क्या है, यहाँ से जो है आपको यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ धर्माधर्म जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कैसे पूछा जाता है हमने वो भी आपको बता दिया कि एक शब्द में पूछ लिया जाएगा कि धर्माधर्म में कौन सा समास होता है, ठीक ना। ना तो आपको बीच में योजक चिन्ह दिखेगा, ना ही जो है आपको बीच में जो है और शब्द आएगा, और ना ही आपके बीच में जो है यह शब्द आएगा जिससे आप जो है पता लगा पाएँ, ठीक। और देखिएगा इसकी और जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, यहाँ हम आपको दिखा देना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, जैसे अगर हम बात करें एकादश, ठीक ना, क्या लिखा गया है, एकादश। एकादश की बात कर लें तो इसमें भी कौन सा समास होता है, यहाँ पर भी जो है आपका द्वंद्व समास ही होता है। देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 और 10, ठीक ना, वो विच्छेद करेंगे तो 1 और 10। अब यहाँ इसको एक नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ लिख लीजिएगा, क्या नोट होगा कि जब भी दोनों पद संख्यावाची हों, ठीक ना, जब भी दोनों पद संख्यावाची हों, जैसे 1 और 10 है, ठीक ना, एकादश हो गया तो दोनों पद क्या हैं, संख्यावाची हैं। तो जब भी दोनों पद संख्यावाची होते हैं तो यहाँ जो है द्विगु समास नहीं होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक ना, कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। और कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं, जैसे क्या हो जाता है, लाभा लाभ, ठीक ना, क्या हो गया, लाभा लाभ। तो आपको यहाँ पर ना तो जो है और शब्द दिख रहा है, ना ही यह शब्द दिख रहा है, ना ही आपको जो है योजक चिन्ह दिख रहा है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा है, आप गलत कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, लाभा लाभ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। किस प्रकार से, लाभ और अलाभ, यानी अलाभ का मतलब हानि, जिस प्रकार से लिखा जाता है लाभ और हानि, तो यहाँ क्या हो गया, लाभ और अलाभ, यानी क्या हो जाएगा, लाभ और हानि, ठीक ना। इसी प्रकार से कह सकते हैं, अगला शब्द होगा आपका पापा पाप, ठीक ना, पापा पाप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाप और अपाप, यानी पाप और अपाप का मतलब क्या हो जाएगा, पाप और पूर्ण, ठीक ना, यानी पाप करोगे और अपाप करोगे यानी पूर्ण काम करोगे, तो ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ हम जो है विशेष पॉइंट देख लेते हैं पहचान करने की। पहचान करने का यह जो है एक तरीका होता है हमारा
कि द्वंद्व समास में दोनों पद, ये दोनों पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, ठीक ना, या फिर जो होता है सर्वनाम होता है, ठीक, अथवा क्रिया होती है, ठीक ना, या फिर क्या होती है, क्रिया होती है। यह होता है पहचान आपके द्वंद्व समास की। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई भाई, ठीक ना, क्या हो जाएगा, भाई भाई, तो आप देख पा रहे हैं क्या है, बीच में जो एक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत नहीं है, इसलिए यह द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगले जो है समास को। अगला समास लिखा गया है द्विगु समास, ठीक ना, क्या लिखा गया है, द्विगु समास की बात की गई है। तो यहाँ द्विगु समास होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लिखा गया है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पहला पद जो है संख्यावाची विशेषण होगा और उत्तर पद जो होगा क्या होगा, उत्तर का मतलब बाद वाला जो पद होगा वह क्या होगा, प्रधान होगा। वहाँ कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो ध्यान दीजिएगा द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। और पहला पद क्या है, संख्यावाची विशेषण होता है। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरे पद के साथ मिल करके कोई तीसरा पद जो जिसका निर्माण कर रहा है वो उसका जो है कोई तीसरा अर्थ ना निकले, अगर तीसरा अर्थ उसका निकल गया तो तुरंत जो होता है जो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्वंद्व समास नहीं रह जाएगा। अभी आगे हम जो है बहुब्रीहि के समास में आपको जो है क्लियर कराएंगे, तो देखेंगे कितना जो है दोनों में अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया है, देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा गया है चौराहा, यानी 4 राहों का समूह, ठीक ना। आगे लिखा गया है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्यायी, तिराहा, सप्तबंधु, सप्तऋषि, त्रिफला, चौपाला, ठीक ना, चौमासा, इस प्रकार से लिखा गया है अष्टसिद्धि, त्रिमाही, छमाही, त्रिकोण, त्रिलोक, षष्ठकोण। यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट जो है आपके शब्द बन सकते हैं द्विगु समास के सारे यहाँ पर लिखे गए हैं, सबके सब क्या हैं, आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान से इसको जो है कवर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे चौराहा लिखा गया है 4 राहों का समूह, ठीक ना, 100 वर्षों का समूह, ठीक ना, सप्ताह यानी 7 दिन का समूह, ठीक ना, दोपहर, दोपहरों का समूह, ठीक ना, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ जो है आपका लिखा गया है छमाही, 6 माह, त्रिमाही, 3 माह, त्रिकोण, 3 कोण का, ठीक ना, षष्ठकोण यानी 6 कोण, त्रिफला, 3 फलक, इस प्रकार से सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ भी पहला क्या है आपका संख्यावाची विशेषण है और दूसरा क्या है, प्रधान है। जैसे यहाँ कहा जाएगा चौराहा, यानी चौराहा में पहला शब्द तो आ तो गया 4, ठीक ना, पहला जो आपका यहाँ चौराहा हो गया, जैसे यहाँ चौराहा हो गया, यहाँ जो है दूसरा शब्द है, तो चौराहा में पहला आप देख पा रहे हैं 4, संख्या की बात की गई 4, लेकिन किसकी, राहों की बात की गई, इसलिए क्या है आपका, प्रधान है, ठीक ना। इसी प्रकार से जैसे यहाँ आपका लिखा जाएगा दोपहर, अब 2 तो जो है संख्या हो गया पहले वाले में, क्या हो गया, अब तो जो है 2 यहाँ संख्या हो गया पहले वाले में, लेकिन जो दूसरा वाला पद आ रहा है ये क्या बता रहा है, पहर की बात की गई है। 2 किसकी विशेषता बता रहा है, पहर की विशेषता बता रहा है, तो हो जाएगा आपका दोपहर। इसी प्रकार से आपका अष्टाध्यायी जो लिखा गया है, अष्टाध्यायी का मतलब 8 जो है आपका हो तो गया, लेकिन किस बात की विशेषता बताई जा रही है, 8 है, तो अध्याय की विशेषता बताई गई, इसलिए अध्याय क्या है, प्रधान हो जाता है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की अगर बात कर लें तो लिखा गया है जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इनके मिलने से जो तीसरे पद का निर्माण होता है वह प्रधान होता है, वह क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। एक बार दोबारा देखिएगा, जो दोनों पद आपके बनते हैं ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, ठीक ना, इनके योग से जो है तीसरे पद का जो निर्माण होता है उसकी प्रधानता होती है। यानी ये दोनों पद अगर मिल करके कोई तीसरा शब्द का निर्माण कर रहे हैं और उसकी यानी तीसरा अर्थ दे रहे हैं, तो वहाँ तुरंत क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक ना। यहाँ नीचे लिखा गया है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा,
एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो बहुब्रीहि के। या कह देगा कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास कौन सा है, तो दोनों बात एक ही की गई है, बस दो लैंग्वेज में की गई है, इसलिए दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा, जैसे भी आपने द्विग समास में देखा कि पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे भी आपने देखा, यहाँ एक चीज़ आप देख लीजिएगा, जैसे अभी आपने देखा द्विग समास में कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर पहला पद संख्यावाची है, दूसरे पद को मिल करके किसी तीसरे पद का निर्माण हो रहा है और उनके योग से कोई तीसरा अर्थ मिल रहा है, ठीक ना, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, वहाँ आपका द्विग समास नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है, एग्जाम्पल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, चक्रपाणि, अर्थात चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान। यहाँ लिखा गया है वीणा पाणी, ठीक ना, वीणा पाणी मतलब वीणा को धारण करने वाले अर्थात कौन हो जाएंगी, सरस्वती जी, ठीक ना। लंबोदर, लंबा है उदर, कौन हो जाएंगे, आपके गणेश भगवान हो जाएंगे। निशाचर, ठीक ना। बारह सिंहा, बारह सिंह वाला जो होता है बारह सिंहा। त्रिनेत्र हो जाएगा शंकर भगवान के लिए। दशानन रावण के लिए हो जाएगा। पंचानन हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। चतुरानन हो जाएगा, शूलपाणि हो जाएगा। प्रधानमंत्री, यह शब्द देखिएगा काफ़ी बार जो है एग्जाम में आया हुआ है और इसको लेकर के कन्फ्यूजन काफ़ी बना हुआ है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कब कब जो है किन किन मतलब कुछ जो उपाधियां होती हैं, यह सबके सब क्या होती हैं, बहुब्रीहि समास में काउंट की जाती हैं। क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक ना, गिरधर हो गया, अजात शत्रु, यह भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह शब्द जो है, यह दोनों शब्द जो है आपके क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो सभी जो है एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यह दोनों जो है डबल स्टार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आप इन दोनों को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पंकज हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं आगे कौन कौन से और जो है शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा गया, हम आगे और आपको लिखकर समझा दे रहे हैं। जैसे अगर किसी भी उपाधि की बात की जाए, ठीक ना, किसकी बात की जाए, किसी भी उपाधि की बात की जाए, वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे भारतेंद्र, दिनकर, हरिऔध, बापू, ये सब क्या हैं, इन सबको उपाधियां दी गई हैं, ठीक ना। इन सबको, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं तो रामधारी को एक जो है उपाधि दी गई दिनकर की, तो क्या हो जाएगा, तुरंत जो उपाधि दिनकर शब्द है ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर कहीं लिखा जाए बाता बाती, ठीक ना, क्या लिखा जाए, बाता बाती, ठीक ना, तो आप इस योजक चिन्ह को देख करके आप द्विग मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों शब्द विपरीत नहीं हैं। बाता बाती, ठीक ना, या फिर जो है घात प्रतिघात, घात प्रतिघात यानी कहीं मारपीट की बात की गई हो, वहाँ भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक ना। जैसे इस प्रकार से लाता लाती, ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। ये सब जो शब्द होंगे ये सब के सब क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 31, 21, 61, ठीक ना। ये सभी के सभी क्या हैं, बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आते हैं। जैसे 31 की बात करें, क्या हो जाएगा, 1 और 30, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 1 और 30, 1 और 30 तुरंत क्या हो जाएगा, 31, ठीक ना। 30 है जो वह, यानी क्या हो जाएगा, 31। और अगर किसी भी उपाधि की बात की जाती है, उपाधि आपने देख लिया, किसी भी उपनाम की अगर बात की जाती है तो वहाँ भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक ना। उपाधि की बात, उपाधि आपने देख लिया, उपनाम की बात जहाँ की जाएगी वहाँ भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आज़ाद, ठीक ना, ये क्या है, उपनाम है। सुल्तान, ये क्या है, जैसे सुल्तानपुरी, ये भी क्या हो जाएगा, उपनाम है। इसी प्रकार से कहा जाए गजनी, ठीक ना, ये भी क्या है, एक उपनाम है। तो जितनी भी उपाधियां हो जाएंगी, जितने भी उपनाम हो जाएंगे, यह सब के सब जो है कहाँ चले जाते हैं, बहुब्रीहि समास की श्रेणी में चले आते हैं, ठीक ना। और भी कुछ जो है इम्पॉर्टेंट आपके शब्द हो जाते हैं, जैसे कहा जाएगा गणेश, नीलकंठ, ठीक ना, क्या हो जाएगा, नीलकंठ, ठीक, नीलकंठ हो गया। गोस्वामी हो जाएगा, ठीक, गोस्वामी। सूरदास, ठीक ना, सूरदास हो गया। यशोदा हो जाएगा, ठीक, या फिर जो है आपका पीताम्बर हो जाएगा।
अब पीताम्बर को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। पीताम्बर कभी कभी जो है कर्मधारय में भी आता है और बहुब्री में भी आता है, लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में पीताम्बर शब्द आया और ऑप्शन में आपके जो है बहुब्री और कर्मधारय दोनों दिया होता है, तो आप उसमें से आप जो है बहुब्री को ही सही मानेंगे, ठीक ना। अब संस्कृत में जो होता है बहुब्री और कर्मधारय दोनों का एग्जाम्पल अलग अलग होता है पीताम्बर को लेकर के, लेकिन हिंदी में एक ही होता है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय है तो कर्मधारय मारिए, अगर बहुब्री है तो बहुब्री मारिए, अगर दोनों है तो वहाँ पर आप जो है बहुब्री ज़्यादा बेटर होता है, ठीक ना, इसलिए आप बहुब्री को ही मारेंगे। इसी प्रकार से अगला बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सपरिवार, ठीक ना, यह भी शब्द इंपॉर्टेंट है, सपरिवार, ठीक ना, या फिर संदेश, संदेह हो जाएगा, या फिर सकाम हो जाएगा। ये शब्द जितने भी लिखे गए हैं यहाँ पर, ये सब के सब क्या होते हैं, बहुब्री समास होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमौली हो जाएगा, ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्री समास की श्रेणी में आता है। तो हमने क्या बताया कि बहुब्री समास में कोई दो शब्द अगर अपना अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ की बात कर रहे हैं तो वहाँ बहुब्री समास होता है, चाहे उसका पहला पद संख्यावाची हो, अगर जो है अब दूसरा अर्थ दे रहा है तो वहाँ भी बहुब्री समास ही होता है, ठीक ना। चाहे किसी उपाधि की बात की गई हो, चाहे किसी उपनाम की बात की गई हो, चाहे कहीं पर जो है घात प्रतिघात यानी मारपीट की बात की गई हो, ठीक ना, ये सब के शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, बहुब्री समास होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से मैं आपको बताया, जैसे प्रधानमंत्री शब्द हो गया, यह भी हो जाएगा, सूरदास, गोस्वामी, सपरिवार, पीताम्बर, ठीक ना, ये सब के सब जो है शब्द होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बहुब्री समास होते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो लिखा गया है जिस समास का उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक ना, कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान हो और उत्तर पद में क्या हो, विशेषण और विशेष हो, ठीक ना, अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो हम आपको दोबारा बता देना चाहते हैं कि कर्मधारय समास होता क्या है। कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला कंडीशन तो उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक ना। अब उसका एक पद जो है विशेष होता है, दूसरा क्या होता है, विशेषण होता है। अब कोई भी विशेष और विशेषण हो सकता है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, कोई कंडीशन नहीं होती है। क्या बताया कि उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक ना, और उसमें विशेष और विशेषण की बात की गई होती है। और जो है तीसरा कंडीशन है, उपमेय और उपमान का क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। इस तरीके से जब भी आपको डिफिनेशन मिल जाए या किसी भी एग्जाम्पल में इन तीनों को कोई ना कोई एक भी फॉलो हो रहा हो तो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जिसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, अब देखिए यहाँ नोट्स लिखी गई थी, तुलनात्मक भाव मिल रहा हो, ठीक ना, एक दूसरे के साथ तुलना किया गया हो तो भी वहाँ जो है कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है नीलोत्पलम, ठीक ना। इसी प्रकार से दूसरा लिखा गया है चरण कमल, यानी चरण कैसा है, कमल के समान है, ठीक ना, तुलना की गई है तो कि चरण कैसा है, कमल के समान। आगे अगला लिखा गया है मृगनयन, नयन कैसा है, मृग के समान है, ठीक ना। महाजन, महात्मा, कुपुरुष, लालमणि, अधमरा, ठीक ना। उसी प्रकार सद्भावना, सद्बुद्धि, मंदबुद्धि, दही बड़ा, ठीक ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब जो है कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। अब देखिएगा यह दही बड़ा काफ़ी बार पूछा गया है, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महात्मा शब्द है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से सब जो आपके हैं चरण कमल, मृगनयन, सब के सब क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ जो दही बड़ा और महात्मा शब्द जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका सद्भावना भी आता है, ठीक ना, अच्छी भावना की बात की गई होती है, ठीक ना, भावना कैसी हो, अच्छी हो, यानी क्या बताया जा रहा है, विशेष की विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द होते हैं, जैसे क्या होता है, चंद्रमुखी, ठीक ना, क्या होता है, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी भी कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए चंद्रमुखी भी क्या है, आपका कर्मधारय समास है। इसी प्रकार से आपका आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वायु वेग, ठीक ना, क्या हो जाएगा, वायु वेग, यानी क्या है, वेग कैसा है, वायु के समान तीव्र गति वाला वेग है, तो क्या हो जाएगा, वायु वेग, यानी आपका वायु शब्द क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और वेग क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको उपमेय में उपमान की संभावना भी प्रकट हो रही है तो भी यानी बहुलता की बात की गई है, वहाँ भी जो है आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे देखेंगे आप क्या होगा, अधपका, ठीक ना, क्या हो जाएगा, अधपका, ठीक। और देखेंगे क्या हो जाएगा, छोटा भैया, ठीक,
यानी भैया की बात की गई है, विशेषता बताई गई है, क्या बताया गया है, भैया कैसा है, छोटा है, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल पीला, ठीक ना, क्या होगा, लाल पीला। अब देखिएगा लाल पीला की बात की जाएगी, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, विशेषण में जो है कोई जरूरी नहीं है कि एक पद विशेष हो दूसरा विशेषण हो, कहीं कहीं जो है दोनों पद क्या हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं कर्मधारय समास की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ लाल और पीला दोनों क्या हैं, विशेषण ही है, तो है ना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताया जाएगा कि वह लाल है और पीला है, तो इस प्रकार से दोनों क्या है, विशेषण हैं, ये भी क्या है, कर्मधारय है, ठीक ना। इसी प्रकार से महादेव, ठीक ना, यानी देवों में कौन से हैं, महादेव कैसे हैं, महान देव हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा पीताम्बर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पीताम्बर। हमने आपको बताया था कि जहां भी बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वहां आप जो है बहुब्रीहि को ही अधिक जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से हो जाएगा नीलकमल, ठीक ना, क्या हो जाएगा, नीलकमल, यानी कमल कैसा है, नीला है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है, नीला है, ठीक। इसी प्रकार से नीलकंठ, ठीक, नीलकंठ, ठीक ना, कंठ कैसा है, नीला है, ठीक ना। इसी प्रकार से जो है आपका नीलगाय, परमानंद, क्या हो जाएगा, परमानंद, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, परमानंद, ठीक ना, तो परमानंद भी हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला हो जाएगा बड़भागी, ठीक ना, ये भी क्या है आपका कर्मधारय समास की श्रेणी में आता है। तो आपने देखा कि इन सभी एग्जाम्पलों को आप जो है एग्जाम्पल यानी क्या हो जाए, जब भी एक पद क्या बता रहा हो, जैसे एक पद लिखा गया है, ठीक ना, उसमें क्या बताया जा रहा है, 3 कंडीशन आपको देखना है, तीनों में से कोई भी कंडीशन मिले तो कर्मधारय समास को जो है आप कर्मधारय समास तुरंत लगाएंगे। कौन कौन सा, एक तो यह हो कि कोई एक पद जो है विशेष हो दूसरा विशेषण हो, ठीक ना, यानी विशेष की क्या बताया जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, वहाँ भी कर्मधारय समास होगा, या तो दोनों पद विशेषण हो वहाँ भी कर्मधारय हो जाएगा, ठीक ना, या तो जो है उपमेय में उपमान की बहुलता बताई जा रही हो वहाँ भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से जो है आपके कर्मधारय समास होते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला लिखा गया है अव्ययी भाव समास, ठीक ना, क्या लिखा गया है, अव्ययी भाव समास। तो लिखा गया है जिस समास का पहला पद प्रधान हो, ठीक ना, जिस समास का पहला पद क्या हो, प्रधान हो, वह अव्यय हो, ठीक ना, पहला पद प्रधान हो और क्या हो, अव्यय हो, तो वह वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। अब पहचान या पद की बात यहाँ लिखी गई है, पहचान लिखा गया है कि नोट में या तो जो है पहला पद क्या आ जाए, आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, हर आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, उप आ जाए, आदि ऐसे उपसर्ग अगर मिल जा रहे हैं पहले पहले पद में तो वहाँ 100% आप मान सकते हैं 99% वह समास कौन सा होगा, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आजीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, आजीवन यानी जीवन भर। तो आप देख पा रहे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, जीवन के साथ आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपने देखा कि आ उपसर्ग लगा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आ जन्म, आमरण, आकंठ, अनुरूप, यहाँ कौन सा आया हुआ है, उपसर्ग, अनु उपसर्ग आया हुआ है। अनुकूल, यथा, क्या हो जाएगा, यथावत, यथाशक्ति, यथासंभव, यानी यथा शब्द भी आ जाए तो भी क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसी प्रकार से अनुसार, उपकार, प्रतिदिन, ठीक ना, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक ना, यहाँ लिखा गया है दिनों दिन। आप देखेंगे दिनों दिन का मतलब यहाँ आप जो है दिनों दिन दोनों एक ही शब्द है, ठीक ना। रातों रात, आप रातों रात को जो है द्वंद्व समास नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों एक ही शब्द, द्वंद्व का मतलब दोनों क्या हों, एक दूसरे के विपरीत हों। दिनों दिन, रातों रात और भागम भाग, ये सब क्या हैं, आपके अव्ययी भाव समास की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं, जैसे हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक ना, धीरे धीरे, और जो हो जाएगा बार बार, ठीक, कौन सा हो जाएगा, बार बार, ये शब्द भी क्या है, आपके अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से कभी कभी, ठीक, कभी कभी, ये भी शब्द क्या है, आपका अव्ययी भाव समास की श्रेणी में आता है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा अनुसार, अनुचर, अनुमान, अनुगमन, अनुसरण, ठीक ना, यानी आप जहाँ भी आपको अव्यय शब्द दिख जाए वहाँ सब के सब क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव की समास की श्रेणी में तुरंत के तुरंत आ जाते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से, आ, अनु, प्रत्याहार, भर, यथा, उप, ठीक ना, आदि ऐसे उपसर्ग आ जा रहे हैं। तो आप जानेंगे
यहाँ कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक ना। इसी प्रकार से बात करें तो कुछ और भी कुछ जो है सूत्र हैं, जैसे कि संस्कृत में होते हैं। कभी भी आपको किसी भी नदी के साथ जो है, ठीक ना, कोई भी नदी हो, ठीक ना, उसके साथ अगर संख्या का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ एक संस्कृत में सूत्र होता है, नदीभिच करके सूत्र होता है संस्कृत में, वहाँ तुरंत क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यानी कोई भी नदी की बात की गई हो, उसके पहले अगर जो है संख्या की बात कर दी जाए, या आप कह सकते हैं संख्या के साथ अगर नदी का बात कर दी गई है तो वहाँ तुरंत क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। किस सूत्र के द्वारा, नदीभिच सूत्र के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें तो क्या होगा, पंचगंगम, ठीक ना, द्वियमुनम, या फिर सप्त नर्मदा, यानी किसी भी नदी के पहले संख्या का जैसे आपने बात किया तुरंत वहाँ कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके होते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला लिखा गया है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक ना, उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह का लोप हो रहा हो। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पहला कंडीशन क्या है, उत्तर पद प्रधान हो, और दूसरा कंडीशन है कारक चिन्हों का लोप हो रहा हो, वहाँ कौन समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब इसकी भेद की बात कर लें तो देखिएगा, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक ना। तो देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला लिखा गया है कर्म तत्पुरुष समास, यानी आपको देखिएगा कर्म तत्पुरुष समास की बात कर लें तो कर्म तत्पुरुष समास में जो है क्या हो जाएगा, को चिन्ह का लोप होगा। ठीक ना, किसका, को चिन्ह का लोप होगा। तो नोट में लिखा गया है तत्पुरुष में कर्ता एवं संबंध नहीं होगा। ठीक ना, क्या होगा, इस जैसे टोटल अगर कारक की बात करें तो 8 कारक होते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर पहला यानी कर्ता और लास्ट वाला संबोधन, ये दोनों के दोनों जो है आपके नहीं होते हैं। ठीक ना। तो इस प्रकार से 6 ही बचते हैं। तो तत्पुरुष में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और कारक चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। तो पहला हम देख पा रहे हैं कौन सा, कर्म है, इसमें को चिन्ह का लोप होगा। ठीक। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है गगनचुंबी, ठीक ना, उसके बाद चीड़ी मार, जेब कतरा यानी जेब को काटने वाला, यश प्राप्ति यानी यश को प्राप्त करने वाला, और क्या लिखा गया है, रथ चालक रथ को चलाने वाला, विमान चालक विमान को चलाने वाला, चिड़ी मार चिड़ी मतलब चिड़ी को मारने वाला। ठीक ना। इसी प्रकार से लिखा गया है स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ठीक ना, क्या है, गृह आगत गृह घर को आने वाला। ठीक ना। इस प्रकार से आपने को चिन्ह का जहाँ प्रयोग देखा तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। जैसे यहाँ पर हम आपको कारक पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा 8 कारक लिखा गया है, कौन कौन सा है, इधर कारक है और इधर क्या है, उनका चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ठीक ना। संबंध का की केरारी रे, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे हो हरे। ठीक ना। इस प्रकार से आपके 8 कारक होते हैं और तत्पुरुष समास में 6 कारक की बात की गई होती है, पहला और लास्ट वाले को छोड़ करके। ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला लिखा गया है करण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, से के द्वारा का लोप होगा, यानी से के द्वारा चिन्ह है करण तत्पुरुष समास का, इसका लोप होगा। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या लिखा गया है, मन चाहा। ठीक ना, यानी मन से चाहा हुआ। ठीक ना। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। रेल यात्रा रेल से यात्रा। रथ यात्रा रथ से यात्रा। ठीक ना। और आगे लिखा गया है हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ। ठीक ना। और बस यात्रा बस से यात्रा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का लोप होगा। जैसे लिखा गया गौशाला यानी गाय के लिए शाला। ठीक ना, यानी गाय मतलब गाय के लिए शाला है। भोजनालय भोजन के लिए आलय यानी भवन। ठीक ना। प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला। ठीक ना। इस प्रकार से परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन। देशभक्ति देश के लिए भक्ति। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं होगा, रसोई के लिए घर होगा। ठीक ना। स्नानगृह स्नान के लिए घर। ठीक ना। और हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। ठीक ना। तो देखिएगा यह जो है आपके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं सबके सब। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की बात करें, से अलग होने की भाव होगा। ठीक ना। जब भी किसी भी शब्द में से अलग हो रहा हो, जैसे लिखा गया है कर्ज मुक्त यानी कर्ज से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो कर्ज और मुक्त दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। पाप से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है।
तो यहाँ भी क्या होगा, धन से क्या है, वह हीन है, यानी उसके पास धन नहीं, दोनों क्या अलग हो रहे हैं, ठीक ना। बंधन मुक्त, बंधन से क्या है, मुक्त है। देश निकाला, यानी देश से वह निकाला गया, यानी देश से क्या हो रहा, मुक्त हो रहा। पद मुक्त, यानी पद से क्या हो रहा, अपने मुक्त हो रहा है। जलहीन, जल से क्या है, वह हीन है। रोग मुक्त है, यानी क्या है, रोग से वह अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगी। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब आगे चलते हैं, अगला लिखा गया है संबंध तत्पुरुष समास। का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द का लोप होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया है राजाज्ञा यानी राजा की आज्ञा, पिताज्ञा यानी पिता की आज्ञा, माताज्ञा यानी माता की आज्ञा, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजरानी यानी राजा की रानी, गृह स्वामिनी यानी घर की स्वामिनी, ठीक ना। विद्यासागर यानी विद्या की सागर या विद्या का सागर, ठीक ना। शिक्षालय यानी शिक्षा का आलय, यानी संबंध बताया जा रहा है इन सबके बीच, तो यहाँ क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं, अगला लिखा गया है अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी क्या हो जाएगा, मे पे पर, ठीक ना। जैसे लिखा गया है आप बीती यानी आप पर बीती, तो क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। देश निकाला, ठीक ना। मार्ग व्यथ, गंगा जल, दीनानाथ, नगरवास, ठीक ना। आप बीती, ये सब के सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसलिए आप इनको विशेष जो है याद सुन करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ कुछ और तत्पुरुष समास होते हैं, 3 भेद और भी होते हैं जिनको हम अन्य नाम से जानते हैं। एक आपका होता है नए तत्पुरुष समास, ठीक ना। कौन सा, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास की बात करें तो लिखा गया है जिसके प्रारंभ में क्या आ जाए, आ जाए, या फिर अनु जो है उपसर्ग आ जाए, ठीक ना। अनुपसर्ग आ जाए तो वहाँ कौन सा होता है, तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला, अनवन, ठीक ना। अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ, ये सब के सब क्या होते हैं, नए तत्पुरुष समास की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है प्रादि तत्पुरुष, ठीक ना। क्या होता है, प्रादि तत्पुरुष, ठीक ना। प्रादि तत्पुरुष समास की बात करें तो क्या होता है, आप देखेंगे स्टार्टिंग में पहले वाले में क्या होगा, प्रा उपसर्ग लगा होता है, जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय या फिर प्रखर। आगे चलते हैं, अगला है अगला तीसरा भेद होता है अलुक तत्पुरुष समास, ठीक ना। क्या होता है, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष की बात करें जैसे युधिष्ठिर, मानचित्र, ये सब क्या होते हैं, अलुक तत्पुरुष समास की श्रेणी में आते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। आने वाले समय में आपको इससे भी और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी।